आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग खान सर द्वारा लिखा हुआ पुस्तक पॉकेट जीके का सामान्य ज्ञान का प्राचीन इतिहास का भाग नंबर 6 देखते हैं। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए, मगध राज्य का उदय से शुरू करते हैं हम लोग। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा। वह 3 वंश कौन कौन है देख लेते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। देखिए, मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदर्थ थे। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। देखिए, यह क्वेश्चन जो हो जाएगा परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। मगध राज्य की सबसे प्राचीन राजधानी या प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज। आगे देखते हैं अब हर्यक वंश के बारे में। देखिए, हर्यक वंश का कार्यकाल हो जाएगा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के कुछ शासक के बारे में देख लेते हैं। बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार का कार्यकाल जो हो जाएगा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसको सरेनिक के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौतम बुद्ध का समकालीन था। देखिए, बिंबिसार जो हो जाएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध का समकालीन था। इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया और इसका निर्माण भी किया। आगे देखते हैं। इस नगर की योजनाकार यानी वास्तुकार महागोविंद था। देखिए, महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। कहाँ? अंग नरेश, अंग में नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया, जिससे इसका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ था। आगे देखते हैं। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रधोत, जो पौंड्री रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा था। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु 492 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया। देखिए, बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में। आइए अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु का कार्यकाल हो जाएगा 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। इसका उपनाम कुनिक था तथा इसे पितृहंता भी कहा जाता था। देखिए, क्योंकि यह पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए पितृहंता कहा गया। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया। देखिए, काशी पर भी अधिकार कर लिया। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर किया था। इसके मंत्री वत्सकार ने बज्जी संघ में फूट डाल दिया। इसके मंत्री कौन था? वत्सकार, जो बज्जी संघ में फूट डाल दिया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ को जीत लिया। इस युद्ध में उसने रसमुथल महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। देखिए, लिच्छवी को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दिया। अब आइए उदयन के बारे में देखते हैं। देखिए, उदयन का कार्यकाल हो जाएगा 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन एवं गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, अपनी राजधानी बनाई। देखिए, उदयन जो हो जाएगा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया। आगे देखते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश देख लिया। अब हम लोग शिशुनाग वंश देखते हैं।
शिशुनाग वंश का कार्यकाल हो जाएगा 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की थी। इसने अवंती को जीत लिया, इसने वैशाली को भी जीत लिया, अपनी राजधानी बनाया। देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाएगा शिशुनाग ने किया और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इस प्रकार शिशुनाग वंश भी देख लिए। अब आगे देखते हैं नंद वंश। देखिए नंद वंश का कार्यकाल जो हो जाएगा 344 से 322 ईसा पूर्व। महापद्मनंद यह नंद वंश का संस्थापक था। देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद का दूसरा नाम भार्गव था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया, वहां नहरों का निर्माण करवाया, वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी के लेखक पौननी इसके समकालीन थे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। देखिए अष्टाध्यायी जो हो जाएगा संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक था। अब धनानंद के बारे में देख लेते हैं। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों द्वारा इसे अग्रमीज या जेंड्रोमीज कहा गया। इसने जनता पर अत्यधिक कर वसूल किया। इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था। देखिए धनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था। जो नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया था और धनानंद की हत्या कर दिया। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब आइए सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता फिलिप द्वितीय थे। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था फिलिप द्वितीय। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर के गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के बारे में देख रहे हैं। आगे देखते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध किया, जो पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। कब? 326 ईसा पूर्व में। पोरस का राज्य झेलम एवं चिनाब नदी के मध्य था। देखिए पोरस का राज्य किस नदी के मध्य था? झेलम और चिनाब नदी के मध्य में। सिकंदर के आक्रमण के समय ओम भी तक्षशिला के शासक थे। देखिए तक्षशिला के शासक कौन था? ओम भी था। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा देता है। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 3 दूनी 6 यानी 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कौन सा नदी? ब्यास नदी को पार करके। आइए देखते हैं। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए। कौन कौन? निकिया जिसे विजयनगर कहा गया, अलेक्जेंड्रिया, बुकेफेलस या बुकाफेला। देखिए बुकेफेल्स शहर अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा। 325 ईसा पूर्व को वह स्थल मार्ग से भारत को ओर लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वार यानी बुखार से हुआ। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए थे। निर्याकस, देखिए निर्याकस जो जगह नौसेना का प्रमुख था। आने सिक्रेटस अरिस्टोबुलस था। इस प्रकार सिकंदर के बारे में देख लिए। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल जो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। देखिए ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य को शूद्र कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन एवं बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। मुद्रा राक्षस के अनुसार बिरसल यानी निम्न वर्गीय कुल के कहा गया।
रोमिला थापर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति कहा गया और सर्वमोन मत निकल कर आया कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। आइए अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार में। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य यानी विष्णु शर्मा ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 करसापन में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक संस्थापक बना कब? 322 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं। जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। कब? 305 ईसा पूर्व में। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से किया था। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र की तुलना जो हो जाएगा मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। इसने जैन धर्म ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन मंदिर से संबंधित है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम है। आगे देखते हैं। भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं था, यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विशाखदत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया। पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहियान ने किया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों द्वारा बनाया गया है। किसने कहा था? फाहियान ने। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आराचोर्सिया, गेंड्रोसिया, पारोपामिन साडो के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो एवं एपिनाहस देते हैं। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। भारत के मुक्तिदाता के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध हुए क्योंकि यह यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय, आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन एवं सैन्य के बारे में वर्णित किया। इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्य के महलों का भी वर्णन किया जिसमें लकड़ी एवं पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम दिया गया है जो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसमें 570 बुर्ज और 64 मीनार हैं। आगे देखते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, लगभग 4000 श्लोक है। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष
में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेरगोला जो मैसूर में है वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया संलेखना विधि से। आगे देखते हैं। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस प्रकार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिए। अब उसका पुत्र बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी इतिहासकार ने इसे अमित्रघात कहा है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सीजेरियन बेबी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र घोषाल ने किया था। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाए थे, मीठी शराब, सूखे मेवे और दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक एवं सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन के राज्यपाल था। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन के राज्यपाल था। आगे देखते हैं बिंदुसार के अन्य नाम। देखिए, बिंदुसार के अन्य नाम देखिए, चीनी विवरण में बिंदुपाल कहा गया। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिनसे कहा गया। स्ट्रेबो ने अलीड्रेकेडस कहा गया और वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। बिंदुसार के बारे में देख लिए। अब आइए अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक का कार्यकाल जो हो जाएगा 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक के माता का नाम भीमा या शुभदांगरी था। इसकी पत्नी देवी यानी विदिशा मध्य प्रदेश की थी। जिनके पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किया। इनकी दूसरी पत्नी कारुबाकी थी और बेटा तीवर था जिसका उल्लेख अभिलेख से मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तिसरक्षिता को जीवित जला दिया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। आगे देखते हैं अशोक का नाम। देखिए, अशोक को पुराण में अशोक वर्धन के नाम से जाना गया। गिरनार अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयग्राम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। अब आगे देखते हैं। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कल्हन जयसिंह के दरबार में रहता था। कल्हन किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह के दरबार में। अशोक ने नेपाल से भी ललितपाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग का शासक उस समय नंदराज था। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष की स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। मौर्य स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पन है। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का क्या है? पन। धम्म शब्द राहुलोबाद सूत पुस्तक से लिया गया है। धम्म शब्द कहाँ से लिया गया? राहुलोबाद सूत पुस्तक से। धम्म एक आचार, आगे देखते हैं। धम्म एक आचार संहिता है। मौर्य काल के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। कंठक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाग बलि पर्ण्य बिष्टि
एक कर हैं। देखिए भाग, बलि, पर्ण्य, बिष्टि एक प्रकार के कर थे। बिष्टि एक बेगारी कर था, बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना उसे बिष्टि कहा गया। अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था, इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग शासक खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। उन्होंने उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। सिहली अनुसूर्तियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने उसके शासक यानी चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद अशोक मोगली पुत्तिस से प्रभावित हुआ, बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। दिव्यावदन के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बौद्ध गया का धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 में टी पेंथलर ने किया था। देखिए आगे देखते हैं, 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णकर्ता चापर एवं काबर थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुम्मिनदोई अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी के यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अशोक के समकालीन मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय थे। ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख कंधार एवं काबुल से मिला है। खरोष्टी अभिलेख शाहबाजगाढ़ी मौनसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। कंधार अभिलेख की खोज 1958 में हुई थी। अभिलेख की लिपियां देख लेते हैं। देखिए ब्राह्मणी लिपि भारत में मिला है, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान से और अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक ने सार्वजनिक स्थानों पर राजा ज्ञा स्थापित किए हैं। द्विभाषीय अभिलेख होते हैं जिसमें 2 पालियां सम्मिलित होते हैं, जिसमें गंधार से सारे कुना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक एवं अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया है। वह 3 भाग कौन कौन है देख लेते हैं। देखिए शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया, बृहद और लघु। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया, बृहद और लघु। अशोक ने 8 स्थानों पर बृहद शिलालेख लगवाए जिसकी संख्या 14 है। देखिए शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान से। कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड से। धौली शिलालेख उड़ीसा से। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र थाने से। मौनसेहरा शिलालेख पाकिस्तान से। जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख गुजरात से। जोगढ़ शिलालेख उड़ीसा से। एरीगुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश कर्नूल से प्राप्त हुआ। अशोक के शिलालेख एवं उसके विषय देखिए। पहला शिलालेख में अशोक को कहा गया पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा में मनुष्य एवं पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया, लोक कल्याणकारी कार्य करवाया। तीसरा शिलालेख में रज्जुक की नियुक्ति की, राजकीय अधिकारियों के हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह दिया। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया। आगे देखते हैं 5वां शिलालेख। 5वां शिलालेख में कहा धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया। 6ठा शिलालेख में प्रतिवेदकों को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। 7वां शिलालेख में धम्म यात्राओं का विवरण किया। 8वां शिलालेख में आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया।
9वां शिलालेख देखते हैं। मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया। 10वां शिलालेख देखते हैं। धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया, राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में कहा धम्म की कामना और धम्म दौन नीति दिया। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया। अब 13वां शिलालेख के बारे में देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किया। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख, जहां उसने विदेश में धम्म प्रचारकों को भेजा, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई। 14वां शिलालेख में कहा पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब आगे देखते हैं। प्रथम पृथक शिलालेख। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली एवं जोगर के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। अशोक ने 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख में बदलाव किया। इसमें पृथक कलिंग प्रज्ञापत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख के अनुसार अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है। जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाटी कर्नाटक का है। अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदलगुरम लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू शिलालेख जो कोटपुतरी बहरोड के बैराठ यानी विराट नगर में है, बीजक की पहाड़ी में भीम डुगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन वर्ट ने की। इसमें अशोक का नाम मगध धीराज लिखा हुआ है मिलता है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भाबरू लेख में है। आइए भाबरू शिलालेख के बारे में देखते हैं। यह बैराठ राजस्थान से अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। भाबरू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगध का राजा बताता है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचारण अशोक ने ही किया। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा, जिसकी खोज 1915 में वीडन ने की। अशोक स्तंभ लेखों में बृहद स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इसकी संख्या 6 है और 7 लेख मिले। आइए देखते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया गया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने 7 लेख उत्कीर्ण किया। कौन सा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ देख लेते हैं अब। मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली स्थापित करवाया। इसे शिकार एक कुश महल में रखवाया। आगे देखते हैं तीसरा, लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है। इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। लोरिया अरेराज अभिलेख यह चंपारण बिहार में है। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। यह 3 अभिलेख बिहार में है। आगे देखते हैं जौगर शिलालेख उड़ीसा में है। इसकी खोज 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने की थी। 7वां देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। यह मूल रूप से कौशाम्बी में है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। इस पर बहुत से लेख लिखे गए, जिसमें रौनी का लेख यानी कारूबाकी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर और बीरबल का भी लेख उत्कीर्ण है। अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में रूपनाथ एवं गुर्जरा, कर्नाटक में गोबीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जेटिग, रामेश्वरम, कगनहल्ली, पालकी गुड्डू, बिहार में ससाराम, उत्तर प्रदेश में हरौरा नामक स्थान पर है। निगाली सागर शिलालेख, जौगर अभिलेख, रामपुरवा शिलालेख अशोक से संबंधित है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती है। आगे देखते हैं अब अशोक स्तंभ सांची में, धमेग स्तूप सारनाथ में, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश लेख में संघ वेद को रोकने के लिए आदेश दिए जाते हैं। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम नामक
लुम्नी ग्राम का धार्मिक कर बलि था जो माफ कर दिया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया। गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचालक है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कर्ण गुफा, सुदामा चौपार, विष्णु झोपड़ी गुफा थी। आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दी गई। यह 4 गुफा जो जगह आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया गया था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। कौन कौन से? कर्ण गुफा, सुदामा चौपार, विष्णु झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की पहाड़ी पर दशरथ ने लोमर्स ऋषि की गुफा बनवाया था। कौन? दशरथ ने। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए, 9वें में से उसके पात्र। आइए देखते हैं। अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन मिलता है। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी के बारे में देख लेते हैं। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित जो होते हैं वह प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युद्ध विभाग के मंत्री सेनापति होता था। राजा का उत्तराधिकारी युवराज होता था। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी प्रशस्ता कहलाता था। राजस्व विभाग के प्रधान समाहर्ता होते थे। यह इंपॉर्टेंट है। राजस्व विभाग के प्रधान कौन होते थे? समाहर्ता। सेना के संचालक अथवा नगर रक्षा के अध्यक्ष जो होते हैं नायक होते थे। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश परदेष्टि कहलाते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहलाते थे। ये इंपोर्टेंट है। नगर के प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाते थे। पुलिस अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष को कर्मांतिक कहा जाता था। सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहा जाता था। राजकीय दुर्ग रक्षकों के अध्यक्ष दुर्गपाल कहलाता था। नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक या पौर कहलाता था। राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति को दौबारिक कहा जाता था। वन विभाग के प्रधान को आटविक कहा जाता था। अंतः पुरह का अध्यक्ष अंतर्वेदिक कहलाता था। परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषद अध्यक्ष कहलाता था। आगे देखते हैं। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा गया था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन किया गया। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी होता था। देखिए, कुछ प्रांत है, उसकी राजधानी है, देख लेते हैं। उत्तरापथ की राजधानी जो जगह तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग राष्ट्र की राजधानी तोसली थी। प्राची या मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे देखते अब। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे देखते हैं। देखिए, नगरीय प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। इसमें कुल 6 समिति थे। प्रथम समिति का कार्य जो था वह उद्योग शिल्पों के लिए था। द्वितीय समिति का कार्य विदेशियों की देखभाल करना था। तृतीय समिति का कार्य जन्म मरण देखना था। चतुर्थ समिति का कार्य व्यापार एवं वाणिज्य के लिए देखना था। पंचम समिति का कार्य हो जाएगा वस्तुओं के विक्रय संबंधी देखरेख करना था। छठी समिति का कार्य बिक्री कर देखरेख करना था। आगे देखते अब। विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था।
सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। किसके अनुसार? प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार। आगे देखते हैं, मुद्रा विभाग के अधिकारी को लक्षणा अध्यक्ष कहा गया। कृषि विभाग के अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा गया। व्यापारी विभाग के अधिकारी को शुल्का अध्यक्ष कहा गया। खौन विभाग के अधिकारी को आकारा अध्यक्ष कहा गया। व्यापारिक मार्गों के अधिकारी को संस्थाना अध्यक्ष कहा गया। पासपोर्ट विभाग के अधिकारी को मुद्रा अध्यक्ष कहा गया। आइए सैन्य समिति एवं उसके कार्य देखते हैं। देखिए, प्रथम समिति के कार्य जो हो जाएगा जल सेना का निरीक्षण करना था। द्वितीय समिति का कार्य जो हो जाएगा यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण करना था। तृतीय समिति का कार्य पैदल सेना का निरीक्षण करना था। चतुर्थ समिति का कार्य जो हो जाएगा अश्व सेना का निरीक्षण करना था। पांचवी समिति का कार्य गज सेना का निरीक्षण करना था। षष्ठ समिति का कार्य जो हो जाएगा रथ सेना का निरीक्षण करना था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। बस 7 वर्ग कौन कौन था देख लेते हैं। दार्शनिक, व्यापारी, किसान, कारीगर, सैनिक, मंत्री, गुप्तचर, यह 7 विभाग था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, यह इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया। मौर्य शासक में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा गया। सीता अध्यक्ष कृषि के अधिकारी होते थे। आगे देखते हैं, एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर, स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहा गया। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थे। इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजिपा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। आगे देखते हैं, संभ्रात घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसे स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं था। मौर्य शासक में 2 प्रकार के न्यायिक व्यवस्था थी, जिसमें धर्म स्तरीय व्यवस्था, कंठक शोधन न्यायालय थे। आगे देखते हैं, राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज न्यायाधीश कहते हैं। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बिरिदर था। इसकी हत्या इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। इस प्रकार हम लोग मौर्य वंश के बारे में देख लिए। अब अगला वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।